नमस्कार साथियों। आज के एपिसोड में हम पुर्तगाल शक्ति के भारत में पतन के क्या कारण रहे उस पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही में डचों के भारत में आगमन पर भी एक नज़र डालेंगे। उससे पहले इस सीरीज के पिछले एपिसोड में क्या हुआ वह देखते हैं। तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जिन्होंने समुद्री मार्गों को खोजने के लिए बहुत प्रयास किए और 1487 में अफ्रीका के छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाते हैं। फिर वह दक्षिण अफ्रीका से भारत के कलिकट तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि वह 1498 में गुजरात के व्यापारियों को बंधक बनाकर यहाँ तक पहुँचे थे और धीरे धीरे भारत के और एशिया के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। यह महान शक्ति के रूप में 16वीं शताब्दी में उजागर हो जाते हैं, परंतु समय एक सा नहीं रहता है और 17th सेंचुरी में अपने पतन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम पुर्तगाल शक्ति, वह शक्ति जिसने 16वीं शताब्दी में पूरे विश्व के व्यापार पर लगभग एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, उस शक्ति के पतन के क्या कारण रहे उन्हें देखेंगे। तो पुर्तगाल शक्ति के पतन के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा स्पेन का पतन। इसे समझने के लिए हमें एक नज़र पुर्तगाल और स्पेन के इतिहास पर डालनी होगी। पुर्तगाल 12वीं शताब्दी से पहले स्पेन का ही हिस्सा था। स्पेन के अफोंसो हेनरिक्स ने 1143 ईस्वी में पुर्तगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था और उस राज्य का स्वयं को राजा घोषित किया। इसके पश्चात स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों ने अपनी अपनी समृद्धि के लिए कार्य किया और फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया भर में अन्वेषण और व्यापार का आपस में बंटवारा करके सबसे प्रभावशाली देश बन गए। स्पेन और पुर्तगाल ने आपस में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला के माध्यम से अपने व्यापार क्षेत्रों को बांटा था। पुर्तगाल का व्यापार क्षेत्र ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और एशिया था और स्पेन ने अपने आप को अमेरिका का हिस्सा रखा और एशिया में अपने आप को फिलीपींस तक सीमित कर दिया, जिससे पूर्व व्यापार सारा का सारा पुर्तगाल के कंट्रोल में चला गया। परंतु 1580 में पुर्तगाल के किंग सेबेस्टियन की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी दिए ही हो जाती है। यह देखते हुए 1581 में स्पेन के राजा, जो हाउस ऑफ हेबसबर्ग से बिलोंग करता था, उसने पुर्तगाल को अपने राज्यों में मिला लिया। हाउस ऑफ हेबसबर्ग कैथोलिक चर्च रिलीजन को मानने वाली एक यूरोप की रॉयल फैमिली थी, जिसने यूरोप के कई हिस्सों पर राज किया था। पुर्तगाल और स्पेन के एक देश बनने से पहले से ही स्पेन डचों के विद्रोह यानी नीदरलैंड के साथ विद्रोहों में, फ्रांसीसियों के साथ बॉर्डर्स को लेकर और इंग्लैंड के साथ अमेरिका में कई टेरिटरीज को लेकर इन तीनों शक्तियों के साथ संघर्ष में था, जिसका खुमियाजा पुर्तगाल को भी उठाना पड़ा। लगातार संघर्षों के चलते स्पेन के साथ साथ पुर्तगाल की शक्तियां भी कमजोर होती गई। हालांकि पुर्तगाल के हाउस ऑफ ब्रिगेंजा ने 1640 में पुर्तगाल को स्पेन से अलग कर दिया, लेकिन तब तक यूरोप की दूसरी शक्तियां बहुत मजबूत हो चुकी थी। अब हम पुर्तगाल शक्ति के पतन के दूसरे मुख्य कारण को देखेंगे और वह था उनकी रिलीजियस पॉलिसीज। पुर्तगाल भी स्पेन की ही भांति धर्म के प्रति रूढ़िवादी था। जहां भी यह गए अपने धर्म का इन्होंने विस्तार किया, जिसके लिए कभी कभी इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का भी सहारा लिया। पुर्तगाल और स्पेन दोनों ही कैथोलिक चर्च रिलीजन को मानते थे और 16वीं शताब्दी में इस धर्म की कठोरता को लेकर यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए। क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में बंट गई, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वह कहलाए जो अपने धर्म के नियमों में परिवर्तन चाहते थे, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड यानी डच। और इसके चलते यूरोप में कई विद्रोह भी हुए, जिसका नुकसान स्पेन और पुर्तगाल को दोनों को हुआ, जिसमें से एक था डच विद्रोह को 80 इयर्स वॉर भी कहा जाता है
उस समय नीदरलैंड पर हाउस ऑफ हेबसबर्ग फैमिली का मेंबर राज करता था, जो कैथोलिक चर्च रिलीजन को मानते थे। इस धर्म के कठोर नियमों के चलते नीदरलैंड वासियों ने तंग आकर स्पेन वासियों को यहां से भगाने और हेबसबर्ग के रूल को खत्म करने का प्रयास किया, जिसके चलते 1588 में वह एक इंडिपेंडेंट राज्य डच रिपब्लिक बन गया। हालांकि यह वॉर यहीं पे खत्म नहीं होती है और भी काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन अभी तक डच स्पेन के अंदर और पुर्तगालियों के द्वारा एशिया से लाए गए सामान को पूरे यूरोप तक पहुंचाते हुए काफी कुछ सीख चुके थे, जिसके चलते डचों ने पुर्तगाल और स्पेन के व्यापार पर अधिकार करने की कसम खा ली और वह पुर्तगालियों के पीछे पीछे भारत आ पहुंचे। वहां पर पुर्तगालियों से संघर्ष किया। अब भारत में डचों के आने से पहले पुर्तगाली कई स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बना चुके थे, लेकिन वहां भी उनके धर्म से हिंदू और मुस्लिम लोग खुश नहीं थे। वैसे तो भारत में ईसाई धर्म पुर्तगालियों के आने से पहले भी था, परंतु इसका प्रचार 1542 में रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य जेसुइट के भारत आने पर बहुत बढ़ गया। भारत में भी कई बार पुर्तगालियों ने जबरन धर्म परिवर्तन का सहारा लिया और हिंदू और मुस्लिमों के साथ अन्याय किया, जिससे वहां के लोकल शासक उनके खिलाफ खड़े हो गए और लोगों के अंदर भी उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया, जो उनके भारत में पतन का एक कारण बना। अब बात करते हैं पुर्तगाल के पतन के तीसरे मुख्य कारण का। वह था मुगलों के साथ उनके बिगड़ते रिश्ते। 1556 में दिल्ली सल्तनत पर अकबर के शासन की शुरुआत होती है। अकबर 1556 से 1605 तक अपने साम्राज्य का खूब विस्तार करता है और पुर्तगाली भी उसे खुश करने की बहुत कोशिशें करते हैं। अकबर ऐसा राजा था जो अन्य धर्मों को जानने की जिज्ञासा भी रखता था, इसलिए उसने पादरियों को अपने दरबार में बुलाया और उनके धर्मों के प्रति तर्क वितर्क सुने। यह देखकर पादरी भी अकबर को अपने धर्म से लुभाने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक बहुत सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि उससे उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति और अकबर से कुछ संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ईसाई पादरी अकबर के साथ साथ अकबर के बेटे जहांगीर पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिससे उन्हें 1605 में जहांगीर के गद्दी संभालने के पश्चात भी संरक्षण और अधिकार मिलते रहते हैं। परंतु कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर पुर्तगालियों से उनकी अच्छी नौसेना और नए तकनीक वाले हथियारों के लिए अच्छे संबंध रखते थे। अब जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति मिलने आता है, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। वह 1609 में जहांगीर से मिलता है। विलियम हॉकिंस बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और 1608 में भारत के सूरत जगह पर पहुंचा था, जो गुजरात में है। विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने 1609 में उसके दरबार पर जाता है। वह अपने साथ इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम भारत में व्यापार की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लाता है। जहांगीर भी हॉकिंस से काफी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हॉकिंस बहुत ही प्रतिभाशाली था और कई भाषाओं को जानता था। वह जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत करता है। जहांगीर भी इससे खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को 30,000 के वेतन पर 400 का मंसूबदार नियुक्त करता है। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 2 साल तक रहता है। जहांगीर के द्वारा उसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दी जाती है और साथ में इंग्लैंड को सूरत में व्यापार करने की अनुमति भी जहांगीर के द्वारा दी जाती है। इस चीज से नाराज होकर पुर्तगाली जहांगीर का विरोध करते हैं और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। तभी जहांगीर के द्वारा भेजे गए दूत मुकारब खान से भी पुर्तगाली मिलने से मना कर देते हैं। इसे जहांगीर अपना अपमान समझते हुए पुर्तगालियों को दिए गए व्यापारों में छूटों को बंद कर देता है। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली मुकारब खान दूत से मिलते हैं और जहांगीर से समझौता कर लेते हैं, जिससे जहांगीर अंग्रेजी जहाजों को सूरत में पतन करने से मना कर देता है और हॉकिंस भी 1611 में जहांगीर के दरबार को छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। अब 1612 में सवाली में
जो सूरत के नज़दीक वहाँ एक लड़ाई होती है जिसे सवाली की लड़ाई कहा जाता है। यह पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग्रेज इसमें पुर्तगालियों को काफ़ी अच्छे से हरा देते हैं और उनके जहाज़ों को भी नष्ट कर देते हैं, जिसे देखकर जहांगीर अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित होता है और उन्हें पुर्तगालियों से अधिक मजबूत समझकर उन्हें सूरत में कुछ अनुमति प्रदान कर देता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स भारत में अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में 1613 ईस्वी में खोल देते हैं। अब जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड डिप्लोमेट थॉमस रॉय जहांगीर से भारत में व्यापार करने की परमिशन को लेकर मिलता है। जहांगीर, जो पुर्तगालियों की हिंद महासागर में समुद्री जहाजों की लूटमारी से और मुस्लिम व्यापारियों और नाविकों के साथ दुर्व्यवहार से परेशान था, वह इंग्लैंड को स्थायी रूप से सूरत में कारखाना चलाने और भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देता है। अब 1627 में शाहजहां राजा बनता है। वह पुर्तगालियों के मुसलमानों के प्रति बुरे बर्ताव से पहले ही अवगत था, इसलिए पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए वह अंत कर देता है और 1633 में मुगल सेना बंगाल के हुगली से भी सभी पुर्तगालियों को मार भगाती है। 1658 में अब औरंगजेब, महान मुगल शासक, गद्दी पर बैठता है, जो एक कट्टर मुस्लिम था, जिसने अन्य धर्मों को पनपने नहीं दिया और अपना साम्राज्य दक्षिण भारत तक आगे बढ़ा दिया। यह तो थे मुख्य कारण पुर्तगालियों के पतन के। अब कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति कठोरता, डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाना, पुर्तगाली व्यापारियों पर राजा का अधिक नियंत्रण होना, यह सब पुर्तगालियों के पतन के कारण थे। अब पुर्तगाली भारत में कुछ सीमित जगहों पर ही सिकुड़कर रह जाते हैं और लगातार यूरोप से आने वाली शक्तियों से संघर्ष करते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन होता है। भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा में पहला डच कॉर्नलिस दे हॉटमैन 1596 ईस्वी में पहुंचा था। इसके पश्चात मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अपनी फैक्ट्रियां और व्यापारिक केंद्र भारत में और एशिया के कई हिस्सों पर स्थापित किए। भारत में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री डच स्थापित करते हैं और कुछ ही वर्षों में पुर्तगालियों को मसूलीपट्टनम से भगाकर मसूलीपट्टनम और पुलिकट को अपना व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं। धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते हुए वह भारत के कई हिस्सों पर अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट के बाद वह 1616 में सूरत, 1641 में विमिलीपट्टनम, 1645 में करिकल, 1653 में चिंशूर और 1658 में कासिम बाजार पटना और 1663 में कोचिन तक अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। इसी तरह एशिया के कई हिस्सों से भी वह पुर्तगालियों को भगा देते हैं। 1605 में वह इंडोनेशिया के अमेबन द्वीप पर भी अधिकार कर लेते हैं। 1619 में मालदीव, 1641 में मलक्का और 1658 में श्रीलंका पर अधिकार कर लेते हैं। डचों के समुद्री जहाज पोर्टुगीज और ब्रिटिशर से काफी अच्छे निकलते हैं। उनमें से एक था उनका जहाज फ्लूट शिप, जो काफी हल्का था और उसे खेने के लिए बहुत कम लोगों की आवश्यकता थी। इसी तरह बाकी समुद्री जहाज भी खर्च में कटौती करने लगे और डचों को काफी फायदा होने का और डचों की व्यापारिक नीतियां भी पुर्तगाल और इंग्लैंड से काफी अच्छी निकलती है, लेकिन फिर भी वह नई उभरती शक्ति ब्रिटिश पावर यानी इंग्लैंड के आगे भारत में टिक नहीं पाते। अंततः उन्हें भारत छोड़ना पड़ता है। अब हम डचों के भारत में पतन के कारणों को समझते हैं। तो शुरुआती दिनों में
अंग्रेजों और डचों के बीच एक दूसरे से कुछ खास परेशानी नहीं थी, लेकिन इनके आपस में रिश्ते बिगड़ते गए जब यह व्यापार जगत में प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के सामने आए, जिससे इनके बीच लगातार यूरोप में 3 आंग्ल डच युद्ध हुए। यह आंग्ल डच वॉर ट्रेड और सी रूट्स के अधिकार को लेकर यूरोप में लड़े गए, जिसकी वजह से डच और अंग्रेज भारत में कई बार आपस में भिड़ गए। लगातार 3 आंग्ल डच वॉर यूरोप में लड़े गए। पहला 1652 से 1654 तक, दूसरा 1665 से 1667 तक और तीसरा 1672 से 1674 तक चला। इन युद्धों से कुछ खास निर्णय नहीं निकल पाया, लेकिन ब्रिटिश शक्ति के आगे डच कमजोर होता गया, क्योंकि डच पहले से ही स्पेन के साथ लगातार संघर्षों में रहा था। अब अंग्रेज लगातार भारत की राजनीति को समझने पर अपना समय बिताने लगे और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। यह जानकर अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। वह जानते थे कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं हैं और सम्राट बनने की इच्छा के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा मौका जानकर 1717 में मुगल सम्राट बादशाह फर्रुखसियर से एक शाही फरमान हासिल कर लिया, जिससे ब्रिटिश की कंपनी को अपने व्यापार के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो गए, जिससे भारत के व्यापार पर अंग्रेजों ने अपनी एक मजबूत जगह बना ली। अब मैड्रिड संधि के पश्चात पुर्तगाली और स्पेन के साथ अंग्रेजों की शत्रुता भी समाप्त हो गई और 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हो गई, जिसके फलस्वरूप पुर्तगाली और अंग्रेजों ने भारत के वाणिज्यिक मामलों में एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया। इसी के साथ 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और डचों के खिलाफ एकजुट हो गए। इसके पश्चात भारत में कई संघर्ष के चलते हुए 1757 की पलासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पूरी तरह से हार गए और भारत छोड़ने पर विवश हो गए। अब भारत पर सिर्फ एक ही मजबूत यूरोपियन शक्ति बची थी और वह थी ब्रिटिश शक्ति। अब तक ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों और पोर्टुगीज को हराकर और अब डचों को भारत से दूर कर दिया था। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच के संघर्ष को हम इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।